हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल और हम बुद्धि के सिद्धांत जो पढ़ रहे थे उनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हमने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत जो कि स्पीयरमैन ने दिया था, द्विकारक और त्रिकारक, और समूहकारक सिद्धांत जो कि थर्स्टन ने दिया था। और आज हम बहुकारक सिद्धांत जिसको हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो देखते हैं कि बहुकारक सिद्धांत क्या कहता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि की इकाइयाँ होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और उनका मानना है कि कोई बालक अगर खेल में बुद्धिमान है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ने में भी बुद्धिमान हो। मतलब इन्होंने कहा कि जो बुद्धि की इकाइयाँ होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, और अगर कोई बालक खेल में बुद्धिमान है या संगीत में बुद्धिमान है या अगर उसमें कोई और कौशल है तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी में उतना ही बुद्धिमान हो जितना वो उस क्वेश्चन में हो। तो ये थॉर्नडाइक ये कहना चाहते थे, और इन्होंने जो स्पीयरमैन का जो जी कारक था उसको इन्होंने भी नकारा था, जो कि थर्स्टन ने भी नकारा था, हमने कल पढ़ा था। तो अब इसके और अन्य नाम क्या हैं, तो इसे बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, मात्रात्मक या परिमाणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सब बहुकारक सिद्धांत के अन्य नाम हैं कि इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणु का सिद्धांत, मात्रात्मक और परिमाणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और इसको बहुकारक क्यों कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 6 कारक बताए थे बुद्धि के, जो कौन से हम देखते हैं। तो एक फर्स्ट है आंकिक, सेकंड है शाब्दिक योग्यता, फिर है दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषण योग्यता। आंकिक मतलब न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे होती है, जो मैथ वालों को ज़्यादा होती है। तो ये जो अंकों से संबंधित जो होती है इसको आंकिक कहते हैं, जैसे हमने कल ये देखा था। और शाब्दिक योग्यता मतलब शब्दों के, जैसे कवि में होती है, शिक्षक में होती है, जिनका शब्दों पे कमांड होती है, शब्दों को वो बिना रुके वो बोल सकते हैं और उनका अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, तो उनको शाब्दिक योग्यता कहते हैं कि वो शब्दों के साथ किस तरह खेल पाते हैं। और फिर आती दिशा योग्यता, ये हमने देखा था कि ड्राइवर वगैरह में होते हैं, जिसको हम स्पेशल भी कहते हैं, मतलब स्थानिक योग्यता कहते हैं इसको। और फिर है तर्क योग्यता, जिसमें रीजनिंग यूज़ आती है, तर्क और लॉजिक्स जिसमें यूज़ आते हैं, वो जिसको तर्क योग्यता कहते हैं। स्मृति मेमोरी जिसकी कितनी है, मतलब कोई किसी चीज़ को कितने लंबे समय तक याद रख सकता है, या फिर हमें किसी चीज़ को देखते ही लगता है कि हाँ ये हमने यहाँ देखी थी, फिर हमको एक अचानक से याद आता है कि हमने हाँ इसको यहाँ देखा था, या ये प्लेस हमने यहाँ देखा था। तो ये जो चीज़ें होती है ये मेमोरी के अंतर्गत आती है। भाषण योग्यता मतलब किसी के बोलने का जो होता है, विचारों को प्रकट करने का योग्यता कैसी है, भाषण योग्यता, जैसे अटल बिहारी जी में थी। तो ये सब इसके अंदर आता है। तो ये 6 कारक बताए थे थॉर्नडाइक ने, इस कारण इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम अगला सिद्धांत है त्रिआयामीय त्रिविमीय सिद्धांत, जिसको हम 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है या त्रिविमीय सिद्धांत है, ये गिलफोर्ड ने दिया था, 1967 में दिया था। तो इसमें जैसे आपको नाम से लग रहा है कि त्रिआयामीय त्रिविमीय, मतलब इसमें कुछ 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो ये 3 आयाम कौन से हैं, 3 विमाएँ कौन सी हैं, तो ये फर्स्ट में है विषय वस्तु, जिसको हम कंटेंट भी कहते हैं। फिर आता है संक्रिया, जिसको हम ऑपरेशंस कहते हैं, और उत्पाद जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये जो तीनों है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ये जो तीनों विमाएँ हैं, इसका संबंध होने के कारण इस सिद्धांत को हम त्रिआयामीय त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। और ये सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था 1967 में। अब जो विषय वस्तु होती है वो 4 होती है, संक्रिया में 5 तत्व आते हैं और उत्पाद में 6 तत्व आते हैं। फर्स्ट हम विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु में 4 कौन कौन से तत्व आते हैं। एक तो आती है आकृति, मतलब जिसको आकृति से संबंधित, जैसे त्रिभुज है, आयत है, या फिर कोई आकृति देख के हम जो अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ ये है। ये जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज देखते हैं, फिर आयत, वर्ग, तो ये सब जो आकृतियाँ होती है, तो ये आकृति के बारे में बताते हैं। शाब्दिक शब्दों से, जैसे ये जो हम बोल रहे हैं, जो हम किसी पाठ को पढ़ पाते हैं, या फिर किसी भी मतलब जो भाषा का अपन यूज़ करते हैं, ये सब शाब्दिक योग्यता है हमारी। फिर आता है सांकेतिक, संकेतों से संबंधित जो योग्यता होती है उनको सांकेतिक कहते हैं, जैसे प्लस माइनस। जैसे अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी जा रही है और अगर वहाँ पे पीछे प्लस लिखा है या हॉस्पिटल के बाहर लिखा, तो हमें ये आइडिया होता है कि ये डॉक्टर से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैथ की क्लास में या फिर एक स्टूडेंट की क्लास में आप देखते हैं, उसके रजिस्टर में देखते हो और प्लस देखते हो, तो आप कहते हो कि ये ऐड से मतलब इससे आप जोड़ का अनुमान लगाते हो। तो ये सब ये आपकी तार्किक क्षमता है कि कब किस चिन्ह का क्या अर्थ समझते हो आप। तो ये सब सांकेतिक होते हैं। या फिर अपने इशारों से बात करना, ये भी संकेत में आता है। फिर आता है व्यवहारिक, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है,
जिसको आप स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं, जो आप डेली यूज़ में अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको निपटने के लिए जो आप यूज़ करते हो उसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। जो आपका व्यवहार कैसा है आपके, ये सब इसमें आता है। फिर आता है संक्रिया। संक्रिया में आता है एक तो मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। तो इसमें ये जो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों। और इसके बाद अपन मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन से तात्पर्य है कि तुलनात्मक अध्ययन, कि आप जैसे आप किसी टीचर को देखते हो तो आप उसकी कंपेयर करके आप कहते हो कि हाँ ये इस टीचर से बेहतर है, या इस टीचर से अच्छा नहीं पढ़ाता है, या इसकी भाषण योग्यता अच्छी नहीं है। तो ये जो आप मूल्यांकन क्या करते हो, तुलनात्मक अध्ययन करते हो, किसी और से जो तुलना से आप अध्ययन कर रहे हो, इसलिए इसको मूल्यांकन कहते हैं। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। फिर आता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अभिसारी को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं और अपसारी चिंतन को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। इसको हम अगली साइड में अध्ययन करते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, जो मैंने अभी बताया था कि आपको कितने लंबे समय तक जो चीज़ याद रहती है वो सब आपकी स्मृति में आएगा। कितने चेहरे आपको याद हैं, किसी चेहरों से संबंधित जो होती है, या फिर किसी भी चीज़ को याद रखने की जो आप कैपेसिटी है वो। संज्ञान मतलब किसी वस्तु को देखकर आप उसके बारे में जो अनुमान लगाते हो उसको आप संज्ञान कहते हो, उसका अर्थ प्रदान करना, ठीक है। और उत्पाद में इकाई, वर्ग। इकाई एक पूरी ग्रुप जो होता है, जैसे एक गांव है तो उस पूरे को आप इकाई कह सकते हो, और गांव में अलग अलग घर हैं उनको आप वर्ग कह सकते हो, या अलग अलग जातियाँ रहती है तो उन जातियों को आप वर्ग कह सकते हो। फिर में जो रिलेशनशिप हो तो संबंध, फिर उसका रूपांतरण, उसकी पद्धति और उसका आशय, ठीक है। तो ये सब उत्पाद में आते हैं, इकाई, वर्ग, संबंध। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आ, आ, जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें जो वर्ग है या जो पद्धति है उसका संबंध किससे है, तो आप आंसर दे सकते हो कि उत्पाद से उसका संबंध है। या फिर आपको यूँ कहा जाए कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का संबंध किससे है, तो उसका संबंध संक्रिया से है। या फिर आकृति का संबंध किससे है, तो आप कह सकते हो विषय वस्तु से। अब गिलफोर्ड ने बुद्धि के कुल तत्वों की संख्या बताई थी। सबसे पहले 1967 में उन्होंने बुद्धि के 120 तत्वों के बारे में बताया था। फिर 1977 में उन्होंने 150 और 1988 में 180 तत्वों के बारे में उन्होंने बताया था। इसमें जो आप देख रहे हो ये 4x5x6 ये क्या है, तो इसमें जो 4 होते हैं वो विषय वस्तु के बारे में है, जिसको हम कंटेंट भी कहते हैं। 5 मतलब जो ऑपरेशन या जिसको हम संक्रिया कहते हैं, और 6 जो होते हैं वो उत्पाद के जो कारक होते हैं। तो ये उनको फिर उनका थोड़ा रेशियो चेंज करके फिर ये, और अब जो पहले 120 था वो 180 हो गए। अब इसके अन्य नाम, इसको टीडी थ्योरी कहते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल थ्योरी है, इसलिए इसको टीडी थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। सीओपी मॉडल कहते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको सीओपी मॉडल कहते हैं। और इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थ्योरी भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इस पिक्चर से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें ये जैसे ये त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल पीक है, और इसमें इससे हम 3 आयामी सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। इसमें देखो ये कंटेंट है, इसमें ये चारों कंटेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये ऑपरेशंस हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हो। अब हम जो कन्वर्जेंट थिंकिंग और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग थी उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता भी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ है कि अभिसारी चिंतन मतलब जो चिंतन परंपरागत हो। मतलब जैसे आप पेन का यूज़ क्या करते हो, लिखने में करते हो, फिर आप पेंसिल का यूज़ क्या करते हो, लिखने में ही करते हो। ये एक उसका परंपरागत यूज़ है। लेकिन आपने देखा होगा कि लड़कियां कभी कभी उस पेंसिल का यूज़ क्या करती है, अपने जूड़े में स्टिक के समान यूज़ कर लेती है। तो ये पेंसिल इसलिए नहीं बनाई थी कि आप उसका जूड़े में स्टिक के समान यूज़ कर लो, पर अपन करते तो ये परंपरा से हटकर है। तो इसको हम, अगर परंपरा से हटकर है चिंतन, तो उसको हम अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे और एग्जांपल आप यूज़ करते हैं, जैसे बकेट है जो कि अपन पानी भरने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस बकेट का यूज़ गमले में भी कर लेते हैं, मतलब उसका गमला बना लेते हैं, उसमें मिट्टी डाल के फिर कुछ पौधा लगा देते हैं। तो ये भी इसका एक परंपरा से हटकर एक यूज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंगल्स होती है वो यूज़ होती है पहनने के लिए, चूड़ियाँ जो होती है वो लेडीज़ पहनने में यूज़ करती है। लेकिन कभी कभी अपन को अगर व्रत का शेप बनाना है तो अपन उस बैंगल का यूज़ करके हम सर्कल बना लेते हैं।
या फिर उससे हम आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये सब जो है, जो परंपरा से हटकर है, उसका यूज़ था कि बैंगल सिर्फ पहनने के लिए थी, लेकिन अब इसका यूज़ और भी कामों में कर सकते हो, परंपरा से हटकर कर रहे हो तो ये आपका अपसारी चिंतन है। और जो परंपरागत है उसी यूज़ में कर रहे हो तो वो आपका अभिसारी चिंतन है, जिसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। मतलब एक सिकुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब एक ही यूज़ होता है। जबकि अपसारी चिंतन में हम उसको बहुत यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके जो ये क्वेश्चन होते हैं MCQs वगैरह, तो वो सब एक अभिसारी चिंतन से रिलेटेड है कि इसका एक ही उत्तर है। लेकिन अपसारी चिंतन में एक चीज़ के आप बहुत सारे ऑप्शन बता देते हो, बहुत सारे आंसर दे देते हो। कि अगर आपको ये कह दिया कि अगर आपसे कुछ कह दे और उसके आप बहुत सारे यूज़ बता दो, तो ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि जो सृजनशील बालक होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, तो उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। ठीक है। संज्ञान किसी वस्तु को देखकर उसका अर्थ प्रदान करना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा और अगर उसके हाथ में अगर वो सब्जी बेचने आया तो आप उसको देख के आप कह देते हो कि ये तो सब्जी बेचने वाला है। तो ये जो थिंकिंग है आपकी, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखकर आप उसको अर्थ प्रदान कर रहे हो कि उसके अनुसार, उसकी एक्टिविटी के अनुसार, तो ये जो होता है उसको हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है वैसे। तो इसमें ये जो अभिसारी और अपसारी चिंतन है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और ये दोनों ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर पूछे कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफर्ड ने। और उसमें विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, और उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं ये भी पढ़ लेना। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत, जिसको हम ट्राई आर्किक थ्योरी भी कहते हैं। और यह 1985 में स्टर्नबर्ग ने दी थी अपनी बुक बियॉन्ड IQ में। तो अगर आपको त्रिआयामी या त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल थ्योरी पूछे तो आप है ना गिलफोर्ड बोलना। लेकिन अगर आपको त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत पूछे तो आप स्टर्नबर्ग बोलना। तो हम त्रिचापीय त्रितंत्र सिद्धांत अगर आपको पूछे तो आपका जवाब होगा स्टर्नबर्ग ने दिया था ये 1985 में। और उनकी बुक का नाम पूछे तो बियॉन्ड IQ। इस सिद्धांत को सूचना प्रक्रमण मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। और इन्होंने बुद्धि की 3 योग्यताएं बताई है, घटक या विश्लेषण बुद्धि, अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, और संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि का है। ठीक है। इसमें क्या होता है, घटक या विश्लेषण बुद्धि मतलब जो आप अमूर्त एवं जो आलोचनात्मक चिंतन द्वारा सोचते हो, जो आप मानसिक चिंतन द्वारा सोचते हैं, उसको उन्होंने घटक या विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा है। जैसे आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो सूचना को विश्लेषण करते हो, उनका जो आलोचनात्मक चिंतन करते हो, जो अमूर्त चिंतन करते हो, उसको उन्होंने घटक या विश्लेषण बुद्धि भी कहा है। तो ये जो लोग होते हैं जिसमें घटक या विश्लेषण बुद्धि होती है, वो पढ़ने लिखने में बेहतर होते हैं। फिर आता है अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। इसका अर्थ है कि जो नवीन समस्याओं के समाधान हेतु जो पूर्व अनुभव है उनका रचनात्मक रूप से जो उपयोग करते हैं, उनको अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो जो उनके पूर्व जो अनुभव है उनका उपयोग करके उनका रचनात्मक उपयोग करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको पता है कि जो चूड़ी होती है वो सर्कल के शेप की होती है, आप पहले से यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आपको कहा कि सर्कल बनाना है तो आपने फिर अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसका रचनात्मक उपयोग किया कि चूड़ी से भी अपन बना सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग होती है उसको हम अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। कि आपने कैसे अपने पूर्व अनुभव से सोचा कि मैं इस बैंगल से अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है। अब आता है संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि, जो दैनिक समस्याओं से निपटने में जो काम आती है, जो आपकी डेली लाइफ में जो आती है, जो आपके व्यवहार हैं, उन सबको आप संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है। जो कि इसको आप जैसे आप रोज़ में आपके रूटीन में जो आपके जो बिहेव है ये सब इसमें होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है। तो हमने ये सब सारे सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर वाला जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बाकी है, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो कल का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो कल मिलते हैं। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल।